नमस्कार, मैं शिल्पी संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल में आप सबका फिर से एक बार स्वागत करती हूं। आज के अपने इस वीडियो में हम टारगेट प्रीलिम्स बेस्ड ऑन न्यूज़पेपर में चर्चा किए गए मुद्दों पर आधारित 5 प्रश्नों को आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए देख लेते हैं वो 5 प्रश्न क्या है। लेकिन उससे पहले आपको मैं यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ, बड़े ही काम की होगी वो। देखिए, हमारा जो संस्कृति आईएएस इंस्टीट्यूट है वो जीएस फाउंडेशन कोर्स को शुरू करने वाला है और ये कोर्स होने वाला है आपका 30 मई से शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपकी क्लासेस कितने बजे होंगी? शाम को 6:30 बजे होंगी। ये क्लासेस आप लाइव कोर्स और इसके बाद आप ऑफलाइन बैचेस भी देख सकते हैं। वहीं आप देखिए, इसमें एडमिशन शुरू हो चुके हैं। जल्दी से जल्दी आप अपने लिए एक सीट रिजर्व करा दीजिए और अधिक कोर्स की जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं 9555124124 पर। आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं www.sanskritiias.com। ये रही एक इन्फॉर्मेशन जो आपके काम आने वाली है। चलिए अब हम अपने प्रश्नों को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या कहता है, देख लेते हैं। कह रहा है कि भारत के संविधान के संदर्भ में सामान्य कानूनों में निहित निषेध या सीमाएं या प्रावधान अनुच्छेद, ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 142 के तहत संवैधानिक शक्तियों पर प्रतिबंध या सीमाओं के रूप में कार्य नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? अब आप में से कुछ लोग बोल रहे होंगे, मैडम इतना समय लग जाएगा प्रश्न को पढ़ने में, तो कैसे प्रश्न हल होगा? तो देखिए, इसी समय में ही प्रश्न हल होगा और आप ही करेंगे। देखिए कैसे, यहाँ पर सब भूल जाइए क्या लिखा है अनुच्छेद 142 के अंतर्गत, किस सीमाएं, किस शक्ति की बात कर, सब कुछ इसको भूल जाइए। ध्यान रखिए, अनुच्छेद 142 के बारे में हम यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं। दैट्स इट। आइए, पहला कथन कह रहा है कि भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय निर्वहन करते समय लिए गए निर्णयों को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। ये तो रहा पहला कथन। देखिए, यहाँ पर अनुच्छेद 142 दिया गया है। यदि आपको पता होगा कि अनुच्छेद 142 क्या है और निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो इस आधार पर आप इस कथन को टैकल कर सकते हैं। देखिए कैसे, निर्वाचन आयोग का आपका आता है अनुच्छेद 324 के अंतर्गत, जबकि यहाँ पर अनुच्छेद 142 की बात कर रहा है। समझ आ रहा है आपको? तो देखिए, यहाँ पर हमारा ये कथन गलत हो जाता है, क्योंकि निर्वाचन आयोग तो 324 में, यहाँ पर 142 दिया गया है, पूरी तरह से गलत है। दूसरा कथन कह रहा है, देश में गंभीर वित्तीय संकट की स्थिति में भारत का राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के परामर्श के बिना वित्तीय आपात घोषित कर सकता है। देखिए, अब आप बताइए यहाँ पर कि क्या वित्तीय आपात जो है वो अनुच्छेद 142 के अंतर्गत आता है या इससे रिलेटेड आसपास के कोई भी अनुच्छेद इसमें है? बिल्कुल भी नहीं। ध्यान दीजिए, वित्तीय आपात हमारा किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 360 के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर भी 142 है, इसका मतलब ये कथन जो है वो इनकरेक्ट है। इस प्रश्न के जो उत्तर होगा वो तो ये नहीं हो सकता। तीसरा क्या कह रहा है, कुछ मामलों में राज्य विधानमंडल, ध्यान दीजिएगा, राज्य विधानमंडल संघ विधानमंडल की सहमति के बिना विधि निर्मित नहीं कर सकते हैं। देखिए, सारे स्टेटमेंट में मैं क्या कर रही हूँ, सिर्फ एक एक वर्ड उठा रही हूँ। मुझे नहीं पता भाई इसमें क्या होगा, मुझे नहीं पता इस अनुच्छेद में इतना डिटेलिंग में क्या लिखा है, लेकिन मुझे ये पता है कि ये जो अनुच्छेद है वो किससे संबंधित है। एग्जैक्टली उसमें क्या है हमें नहीं पता है, लेकिन हमें ये पता है ये अनुच्छेद के अंतर्गत क्या जो है किससे रिलेटेड है, ये हमें पता है। वही चीज़ मैं वही शब्द आपको यहाँ पर पॉइंट आउट कर रही हूँ। इसी तरह से आपको करना है, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। कुछ मामलों में राज्य विधानमंडल, ये जो संघ विधानमंडल की विधि की बात कर रहा है, इसमें निर्मित नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारा किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ये हमारा आता है 168 से 212 के अनुच्छेद के अंतर्गत। आपको राज्य विधानमंडल के बारे में देखने को मिलेगा। किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद के अंतर्गत? 168 से 212 के अंतर्गत। ये अनुच्छेद की बात कर रही हूँ, यहाँ पर आर्टिकल की बात कर रही हूँ। ठीक है, चलिए आपको समझ आ गया है यहाँ पर। अब देखिए, आखिरी जो हमारा कथन बचता है वो क्या कह रहा है कि भारत का उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट अपनी शक्तियों के प्रयोग में संसद द्वारा निर्मित विधियों से बाध्य नहीं होता है। देखिए, अब मज़ेदार बात यह है कि जो अनुच्छेद 142 है वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से जो है सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। आप देखेंगे कि जो अनुच्छेद 100 किसके अंतर्गत, अनुच्छेद 124 से लेकर अनुच्छेद 147 के बीच में
आपको सुप्रीम कोर्ट के बारे में पता चलेगा। आप देखिएगा उसमें उसके गठन, स्वतंत्रता, न्याय क्षेत्र, शक्तियाँ इत्यादि के बारे में डिटेल में दिया गया है। आज जाइएगा देखिएगा एक बार। तो इस प्रश्न के अनुसार इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसको ये दे रहे हैं ना 142, आर्टिकल 142 को यहाँ पर ये पूरी तरह से फुलफिल करता है। समझ आ गया किस तरह से ऐसे प्रश्न को टैकल करना? जब इतने हैवी शब्दों के साथ आपके समक्ष ऐसे प्रश्न आए तो वहाँ पर हमें कीवर्ड्स निकाले हैं। यही ट्रिक अपनानी है आपको ऐसे प्रश्नों में, ताकि दिखने में जो बड़े बड़े दिख रहे हैं एक्चुअल में बहुत साधारण है, अगर आपको एग्जैक्टली इनके आर्टिकल्स के बारे में पता है। स्पष्ट हो गया है? क्लियर हो गया है? थोड़ा सा एक चीज़ देख लीजिए, जैसे यहाँ पर 142 है, तो 142 में एक्चुअली क्या प्रावधान सुप्रीम कोर्ट के लिए दिए गए हैं? वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के पास एक ऐसा स्पेशल पावर होता है जिसके तहत न्याय के लिए कोर्ट जरूरी निर्देश दे सकता है। स्पष्ट हो गया? यही आपका कथन कह रहा था, इसको मैंने सरल भाषा में आपको बता दिया है। चलिए इस तरह से प्रश्नों को करते जाइए, कभी भी कोई टेंशन नहीं होगी अगर ऐसे प्रश्न आते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है आज का अपना अगला प्रश्न, कि भारत में एथेनॉल सम्मिश्रण, ध्यान दीजिएगा, भारत में एथेनॉल सम्मिश्रण यानी कि एथेनॉल ब्लेंडिंग के संदर्भ में हमें निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखिए इन कथनों को पढ़ने से पहले मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि इन कथनों को जल्दी से जंप करने से पहले हमें ये देखना है कि ये शब्द क्या है, इस शब्द का मतलब आपको पता है? तो चलिए इसको हम ब्रेक करते हैं, एथेनॉल को अलग समझते हैं, सम्मिश्रण को अलग समझते हैं। जैसे यहाँ पर पहले देखिए कि एथेनॉल क्या होता है। तो देखिए एथेनॉल एक जल रहित एथिल एल्कोहल है। क्या है? एथिल एल्कोहल है, और इसका मुख्य उत्पादन मुख्य रूप से जो है किण्वन प्रक्रिया के द्वारा, टेंशन मत लीजिए, किण्वन प्रक्रिया बताऊंगी अभी, किण्वन प्रक्रिया के द्वारा इसको बनाया जाता है। जैसे आप देखेंगे उसमें सड़े हुए आलू हो जाते हैं, ठीक है, गन्ने के सिरे हो जाते हैं, गेहूं सड़ा हुआ हो जाता है, मक्का सड़ा हुआ हो जाता है। इन सबको किण्वन यानी कि ये सड़े गली जो चीज़ें हैं, अनाज है, इन सब के द्वारा ही इसको बनाया जाता है, एथेनॉल को बनाया जाता है। क्लियर हो गया है? अब देखिए यहाँ पर सम्मिश्रण, ब्लेंडिंग की बात कर रहा है। चलिए भाई इन सब चीज़ों से क्या हुआ? एथेनॉल बनकर आ गया। अब इसका उपयोग क्या कह रहा है कि इसको सम्मिश्रण किसी के साथ ज़रूर इसको ब्लेंड किया जा रहा है, मिक्स किया जा रहा है। आइए समझते हैं कैसे। देखिए भारत सरकार द्वारा 2030, ध्यान दीजिएगा फैक्ट्स है, भारत सरकार द्वारा 2030 तक पेट्रोल में 30%, पेट्रोल में 30% एथेनॉल सम्मिश्रण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। देखिए ये बात तो पूरी तरह से सही है कि एथेनॉल को पेट्रोल में सम्मिश्रण की बात की जा रही है, स्पष्ट है। देखिए ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि देखिए हमारा भारत जो देश है वो अपना पेट्रोल जो है, पेट्रोल अधिकतर अन्य देशों से आयात करता है, तो उस आयात की निर्भरता को कम करने के लिए यहाँ पर ऐसा किया जा रहा है। तो ध्यान क्या देना है, यहाँ पर दो चीज़ें दी गई, हो सकता है दोनों गलत हो सकता है दोनों सही हो। कैसे? जैसे भारत सरकार द्वारा 2030 नहीं बल्कि 2025 तक पेट्रोल में कितने % की बात कर रहा है? पेट्रोल में एथेनॉल के सम्मिश्रण की, यहाँ पर 20% एथेनॉल सम्मिश्रण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। समझ रहे हैं आप? दो फैक्ट्स दिए गए, दोनों इन्होंने चेंज कर दिए। 2025 में 20% एथेनॉल को पेट्रोल में सम्मिश्रण किया जाएगा। स्पष्ट हो गया है? ये कथन हमारा यहाँ पर गलत हो जाता है क्योंकि उसका टारगेट 2025 है, ना कि 2030 तक का। दूसरा कह रहा है एथेनॉल सम्मिश्रण भारत की पेट्रोलियम ईंधन की आयात निर्भरता को कम करने के साथ साथ किसानों के लिए अतिरिक्त आय प्राप्ति में सहायक होगा। अभी आपको बताया कि अगर हम ऐसा करते हैं तो किस तरह से जो है दूसरे देशों से हम अपनी निर्भरता को कम कर सकते हैं। इसको ये तो मैंने आपको बता दिया, इसलिए समझ आया। देखिए इसको कैसे समझना है। देखिए पहला सेंटेंस क्या कह रहा है कि पेट्रोल में इस एथेनॉल को 20% मिलाया जाएगा। तो ज़रा आप सोचिए, अगर हम थोड़ी सी इतना 20% अगर उसमें सम्मिश्रण कर दें पेट्रोल में एथेनॉल का, तो कहीं ना कहीं हमारी कुछ निर्भरता, एटलीस्ट 20% निर्भरता तो कम होगी ना अन्य देशों से आयात करने के लिए इसमें पेट्रोल में, है ना। तो यहाँ पर भी वही कह रहा है कि एथेनॉल सम्मिश्रण भारत की पेट्रोलियम ईंधन की आयात की निर्भरता को कम करने के साथ साथ किसानों की, अब देखिए अतिरिक्त आय की बात कैसे कर रहा है। सोचिए अभी मैंने आपको क्या बताया, एथेनॉल क्या होता है, कैसे बनता है। तो क्या होता है, किसी अगर किसान के पास जैसे सरप्लस प्रोडक्शन हो जाता है, जैसे इसमें गेहूं आ गया, मक्का आ गया, गन्ने आ गया, ठीक है, वहीं आप देखेंगे इसमें सड़ा हुआ आलू हो गया। देखिए ये सब चीज़ें जो है वो सड़ने गलने के बाद किसी किसान के लिए पूरी तरह वेस्टेज हो जाएंगी, ठीक है। तो अब देखिए कैसे उन सड़ी गली चीज़ों से जो वो वेस्टेज हो चुकी है, जिनकी वजह से उनको उसमें कुछ पैसा नहीं मिलने वाला था, अब क्या है वो सरकार को बेचेंगे, इससे एथेनॉल बनेगा और उनकी आय में जो बढ़ोतरी भी हो जाएगी। कह रहा है ना कि अतिरिक्त एक्स्ट्रा इनकम सोर्स उनका बन जाएगा।
जो चीज़ कल तक वेस्टेज होती थी उनके लिए आज वो उनकी आय का अच्छा स्रोत बन गया है। तो देखिए किस तरह से अपने वेस्टेज मटेरियल का कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है। तो यहाँ पर ये कथन पूरी तरह से स्पष्ट करता है कि एथेनॉल सम्मिश्रण की प्रक्रिया क्या है, क्यों लाया गया, क्या क्या चीज़ें हैं, पूरी तरह से करेक्ट है ये। दूसरा कह रहा है राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 कसावा, इसके बाद मूंगफली के बीज, कुल्थी, कुल्थी एक दाल है, ठीक है, कुल्थी को जैव ईंधन के उत्पादन हेतु कच्चे माल के रूप में उपयोग की अनुमति देती है। देखिए ये तो सही है कि राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 में कुछ कुछ ऐसे अनाजों को कुछ कुछ जोड़ा गया था जिनके जैव ईंधन के उत्पादन हेतु कच्चे माल जो रॉ मटेरियल है किसके रूप में उपयोग की अनुमति देती है। लेकिन वहां पर कसावा तो दिया गया था, 2018 की जो नीति आई थी उसमें मूंगफली के बीज और कुल्थी की बात कहीं नहीं की गई थी। उसमें आपको बताया जैसे सड़ा हुआ आलू हो गया, ठीक है, गन्ना हो गया जो खराब सड़े हुए गन्ने हैं, इसके बाद आप देखेंगे कि उसमें मक्का हो गया, गेहूं हो गया, इत्यादि चीज़ों को यहाँ पर जो है कच्चे माल के रूप में उपयोग करने की अनुमति दी गई है, ना कि मूंगफली के बीज और कुल्थी की। स्पष्ट है, क्लियर है। देखिए यहाँ पर एक कथन हमारा गलत हो जाता है। देखिए किस तरह से प्रश्न आते हैं, ऐसे प्रश्न आते हैं और हमें सिर्फ देखिए एक यहाँ पर क्या मूंगफली के बीज दे दिया गया और पूरा सेंटेंस गलत हो गया। तो जब भी हम पढ़ें ऐसी कोई नीति आई है, ऐसा कोई चीज़ आई है जिसके बारे में रिपोर्ट वगैरह आई गई है, तो उसमें ध्यान से पढ़ें कि क्या क्या चीज़ें उसमें ऐड ऑन की गई, क्या क्या शब्द उसमें लिखे हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या होगा, शब्दों को बदल दिया जाएगा और सेंटेंस पूरा गलत हो जाएगा और हमसे प्रश्न का उत्तर भी गलत निकल आएगा। तो हमें ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान देना है। टेंशन की कोई बात नहीं, आप ऐसी अभ्यास करते रहिए हमारे साथ, तो ऐसी चीज़ें और बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे। तो क्या पूछ रहा है, उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही नहीं है। देखिए काफ़ी दिनों से मैंने इस बारे में बताया नहीं, या मैं बताना स्टार्टिंग में बताती थी। जैसे पूछा जाता है कौन से कथन सही नहीं है, अधिकतर कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसा कर देते हैं क्योंकि प्रेशर होता है उस टाइम, जो एग्जामिनेशन हॉल में प्रेशर होता है, तो जब यहाँ पूछते हैं कि कौन से सही नहीं है, पूरा प्रश्न ठीक कर लेंगे, सही आंसर निकालेंगे, यहाँ पर गलती कर देते हैं कि कौन सा प्रश्न का उत्तर है जो सही नहीं है। तो जो नहीं है उसको भूलना नहीं है, उसको सही से पढ़ना है कि क्या नहीं पूछा गया है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कौन से कथन सही नहीं है, तो चलिए जल्दी जल्दी से बताइए कौन से कथन सही नहीं है। मैं नहीं बताऊंगी आपको। तो देखिए इसमें पहला और तीसरा कथन जो है वो सही नहीं है, दूसरा सही है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि पहला और तीसरा कथन पूरी तरह से गलत हो जाता है। आइए अपने अगले प्रश्न की ओर जंप करते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है कि इंडिया हाई रेंज माउंटेन लैंडस्केप, ठीक है, इंडिया हाई रेंज माउंटेन लैंडस्केप प्रोजेक्ट से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। तो चलिए भाई ये कोई प्रोजेक्ट है, समझ आ गया क्या है ये प्रोजेक्ट। देखते हैं कि क्या बोल रहा है कि ये भारतीय पर्यावरण, ठीक है, ये भारतीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, केरल सरकार और विश्व बैंक के बीच एक भागीदारी है। किस किस के बीच, यहाँ तीन चीजें दी गई है, तीन फैक्ट्स हैं, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, केरल सरकार और विश्व बैंक के बीच जो भागीदारी से इस प्रोजेक्ट को लाया जा रहा है। देखिए ऐसे प्रश्नों में क्या होता है कि फैक्ट्स कंटिन्यू देखे दिए गए, ये दिया गया मंत्रालय दिया गया, सरकार के बारे में दिया गया, विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक की बात कर रहा है, तो हो सकता है कि एक ही सेंटेंस में कई सारी मिस्टेक्स उसने ऐड ऑन कर दी हो। तो हमें ध्यान रखना है कि उस मिस्टेक में हमसे मिस्टेक ना हो, तो हमें अच्छे से पढ़ के जाना है। जैसे प्रोजेक्ट आया, मैंने बताया ऐसे प्रोजेक्ट्स वगैरह आते हैं, उनको अच्छे से खंगालिए, देखिए उसमें किस किस के द्वारा लाया जा रहा है, क्या उसका उद्देश्य है, क्या क्या उसकी रिपोर्ट्स है, इत्यादि चीज़ों को हमें ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पर ये तो सही है, यहाँ पर देखिए किसकी बात कर रहा है, हाई रेंज माउंटेन्स की बात कर रहा है। तो कहीं कहीं हम थोड़ा सा लॉजिक या थोड़ा सा लिंक करने के लिए देख सकते हैं कि भारतीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, तो मुझे ठीक लग रहा है, इसमें हो सकता है, ठीक है। केरल सरकार, अब केरल सरकार कह रहा है, इसका मतलब है कि साउथ की बात की जा रही है, यहाँ पर साउथ इंडिया की बात की जा रही है, कहीं ना कहीं ऐसा सोच सकते हैं, ठीक है, ऐसा लिंक हम कर सकते हैं। केरल सरकार, चलिए भाई पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, केरल सरकार भी हमने कहीं थोड़ा थोड़ा पढ़ा था, ठीक हो गया है। विश्व बैंक के बीच ये भागीदारी है, तो ये गलत है, क्योंकि विश्व बैंक के बीच नहीं बल्कि ये यूएनडीपी, किसके बीच की भागीदारी की बात कर रहा है, यूएनडीपी यानी कि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के बीच में ये एक भागीदारी है। इस आधार पे हमारा ये कथन यहाँ पर गलत हो जाता है। क्लियर हो गया है ये कथन, ठीक है। दूसरा कथन अब क्या कह रहा है कि इसका उद्देश्य पश्चिमी घाट के, देखिए यहाँ पर बोल रहा था केरल सरकार की बात भी यहाँ पर की गई थी, इसको यहाँ से ऐसे जोड़िए, पश्चिमी घाट के
माउंटेन लैंडस्केप में जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी के संरक्षण यानी कि उनके प्रोटेक्शन की बात कर रहा है यहाँ पर। देखिए, अगर बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें अभी हमें, जैसे कुछ लोगों को नहीं पता होगा कि भारत के पश्चिमी घाट के बारे में, पश्चिमी घाट किधर है, तो देखिए यहाँ पर हल्का सा मैप बनाती हूँ मैं। ये इंडिया का मैप है, ये छोटा सा, ठीक है। यहाँ से आप देखेंगे लगभग लमसम यहाँ से आप देखेंगे ये हिस्सा जो है हमारा पश्चिमी घाट है, ठीक है। तो इसकी बात कर रहा है यहाँ पर जो बायोडाइवर्सिटी है उसके संरक्षण की बात कर रहा है। देखिए, समझ आ गया ना, इस हिस्से की बात कर रहा है यहाँ पर। ये जो पश्चिमी घाट है तो बोल रहा है कि इसके अंदर जो यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी है उसके संरक्षण की बात कर रहा है कि पश्चिमी घाट के माउंटेन लैंडस्केप में जैव विविधता का संरक्षण करना है। हो सकता है आपके सामने ऐसा अगर प्रश्न आए तो उसमें क्या क्या चेंजेस किए जा सकते हैं। देखिए, यहाँ पर हो सकता है कह दे कि इसका जो प्रोजेक्ट का उद्देश्य है वो पूरे भारत देश में माउंटेन लैंडस्केप में जैव विविधता के संरक्षण की बात कर रहा है, या पूरे भारत देश के में जैव विविधता के संरक्षण की बात कर रहा है। तो ध्यान देना है, यहाँ पर आपको ऐसा दिखेगा कि माउंटेन लैंडस्केप, हाई रेंज माउंटेन लैंडस्केप में यहाँ पर पश्चिम घाट के माउंटेन लैंडस्केप की बात की गई है, ना कि पूरे भारत देश की। स्पष्ट हो गया है? तो इस आधार पर हमारा ये कथन करेक्ट हो जाता है पूरी तरह। पूछ रहे उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही है, तो भाई देखिए इसमें सिर्फ केवल जो है दूसरा कथन हमारा ठीक है, बी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन आएंगे और आपको ऐसे टैकल करना है। कैसे टैकल करना है, यहाँ पर आप सीख रहे हैं ये कला और वहाँ पर आपको इस कला का इस्तेमाल करना है, बस और ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या कहता है अगला प्रश्न हमारा? देखिए, विश्व मौसम संगठन यानी कि WMO के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। देखिए, ये संयुक्त राष्ट्र क्या कह रहा है, ये संयुक्त राष्ट्र से स्वतंत्र एक अंतर सरकारी निकाय है। देखिए, इस तरह के जब ऑर्गेनाइजेशंस दिए जाएं उसमें हम एक दो जैसे मैं बताती हूँ, यहाँ पर जैसे UNO हो गया, ठीक है, WHO हो गया, WMO हो गया, इन सब के जो ऑर्गेनाइजेशंस है ये देखिए किसके द्वारा इसको लाया गया, ये स्वतंत्र है या किसी से संबद्ध है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य से इसको बनाया गया, क्या ये कोई रिपोर्ट जारी करता है? यदि ये कोई रिपोर्ट जारी करता है तो हमारी ड्यूटी है कि हम उसको अच्छे से पढ़ें। कौन कौन सी रिपोर्ट अभी तक जारी की जा चुकी है, भारत का इसमें क्या स्थान है, अन्य देशों से क्या स्थान है, अन्य देशों के साथ क्या कंपैरिजन है इंडिया का। ये सब छोटी छोटी चीजें ही आपके प्रश्न को संपूर्ण करेंगी, आपके उत्तर को लाने में आपकी मदद करेंगी। आइए, क्या कह रहा है, ये संयुक्त राष्ट्र से स्वतंत्र एक अंतर सरकारी निकाय है। जबकि आप देखेंगे WMO संयुक्त राष्ट्र से स्वतंत्र नहीं बल्कि संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है, ना कि वो स्वतंत्र है उससे। तो ये कथन हमारा यहाँ पर गलत हो जाता है। दूसरा कह रहा है इसका प्रमुख कार्य। अब भाई ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया तो किसी उद्देश्य से बनाया गया होगा, तो इसका कार्य क्या है, वर्क क्या है इसका? जैसे राज्यों एवं क्षेत्रों में राष्ट्रीय मौसम विज्ञान और जल विज्ञान सेवाओं की गतिविधियों का समन्वय करना है। देखिए किसकी बात कर रहा है, मौसम है, यहाँ पर मौसम की बात कर रहा है, यहाँ भी कह रहा है कि राष्ट्रीय मौसम विज्ञान और जल विज्ञान सेवाओं की गतिविधियों का समन्वय करना है। देखिए इसको ऐसे समझिए, इसका मोटा मोटा जो काम ये है कि देखिए किस तरह का मौसम रह रहा है हमारे पूरे उसमें, और इसके बाद आप बताएगा कि वहाँ पर कितना क्या तापमान है, क्या इस देश में ऐसी कोई चीज़ ऐसी गतिविधियाँ हो रही जो आने वाले समय में उसको अवेयर कर सके, ठीक है, अवेयर कर सके कि कोई ऐसा तूफान या ऐसा कोई चक्रवात या इत्यादि चीज़ों का हमें जो है वो नोटिस मिलता रहता है। क्योंकि क्या कह रहे हैं, समन्वय करता है, कोऑर्डिनेशन बिठाता है अन्य देशों के साथ, अपने देशों के साथ, अन्य क्षेत्रों का अन्य क्षेत्रों के साथ, तो वो इन्फॉर्मेशन देता रहता है कि भाई यहाँ का तापमान ऐसा है, यहाँ पर मौसम ऐसा है, वहाँ पर मौसम ऐसा है, इत्यादि चीज़ों की जो सूचना है वो देते रहते हैं, ठीक है, इसका ये काम है। तो यहाँ पर ये कथन जो है वो पूरी तरह से इसको फुलफिल करता है, उसके बारे में सही इन्फॉर्मेशन देता है, तो इसका यही कार्य है, करेक्ट हो जाता है। ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन रिपोर्ट, एक ये रिपोर्ट है, ध्यान दीजिएगा, एक ये है उत्सर्जन गैप रिपोर्ट है। ये देखिए दो रिपोर्ट दी गई, एक ये रिपोर्ट दी गई है, दूसरी आपको ये रिपोर्ट दी गई है। कह रहा है इसके द्वारा प्रकाशित प्रमुख रिपोर्ट से, किसके द्वारा, WMO जो है, इस कथन के अनुसार WMO ये दो रिपोर्ट जारी करता है। मैंने अभी बताया था कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन कौन सी रिपोर्ट जारी करता है, हमें पता होना चाहिए, नहीं तो ऐसे ही कथनों में हम फंस जाएंगे। देखिए यहाँ पर दो इन्होंने रिपोर्ट्स दे दी हैं, हो सकता है कि दोनों रिपोर्ट्स WMO ही जारी करता है, हो सकता है इसमें से कोई एक करता हो, कोई एक ना करता हो, तो हमें देखना है कि कौन सी रिपोर्ट जो है WMO जारी करता है और दूसरी रिपोर्ट क्या वो करता है या नहीं करता, तो वो कौन जारी करता है। जैसे ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन रिपोर्ट को WMO यानी कि विश्व मौसम संगठन ही इसको जारी करता है, लेकिन उत्सर्जन गैप रिपोर्ट को WMO नहीं करता जारी, बल्कि कौन करता है, UNEP के द्वारा
द्वारा इसको जारी किया जाता है। अब भाई यूएनईपी क्या, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा उत्सर्जन गैप रिपोर्ट को जारी किया जाता है। आपको समझ आ रहा है? अच्छे से धीरे धीरे समझिए, स्लो करके वीडियो को सुनिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, जितनी बार मर्जी सुनिए, एटलीस्ट आपको आना चाहिए। एंड में जो हमारा उद्देश्य है वो फुलफिल करना है आपको कि हाँ आपको समझ आना चाहिए। जहाँ भी जो दिक्कत हो समझने में आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि हम आपको उसका उत्तर दे सकें। चलिए, आप पूछ रहे हैं कि कौन से कथन सही है, इसमें तो देख लीजिए, इस पे जो है हमारा पहला कथन गलत हो जाता है, दूसरा सही है, फिर इसके बाद तीसरा भी गलत है क्योंकि कह रहा है कि ये दोनों ही रिपोर्ट्स WMO की है, तो गलत है। तो दूसरा कथन ठीक है, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी, यानी कि केवल 2 कथन जो है वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। आइए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। क्या कह रहा है कि मरुस्थलीकरण का मुकाबला करने के लिए संयुक्त राष्ट्र अभिसमय, ध्यान दीजिएगा, संयुक्त राष्ट्र अभिसमय यानी कि UNCCD के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। तो चलिए यहाँ पर देखिए सारे कथन दिए गए हैं इसके। पहले हम देख लेते हैं कि मरुस्थलीकरण के लिए जो अभिसमय लाया गया था ये था क्या, यानी कि UNCCD क्या है। देखिए UNCCD क्या है कि मरुस्थलीकरण को रोकने की बात कर रहा है, यहाँ पर भी दिया गया मरुस्थलीकरण के मुकाबले की जो है बात की जा रही है। तो क्या है, मरुस्थलीकरण को रोकने में स्थानीय लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने हेतु बॉटम अप अप्रोच को प्रोत्साहित करने के लिए, किसको, बॉटम अप अप्रोच को प्रतिबद्ध करने के लिए इसको लाया गया है। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे ये बॉटम अप अप्रोच क्या होती है, मतलब नीचे से ऊपर की ओर बढ़ने को हम ये क्या कहते हैं, बॉटम अप अप्रोच कहते हैं। देखिए इस कथन में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आपको यहाँ बताने का मतलब यही है कि पूरी तरह से टॉपिक को समझिए। अगर यहाँ आए हैं, अपना कीमती समय दे रहे हैं हमारे लिए, तो पूरी तरह से समझिए। देखिए यहाँ पर बॉटम अप अप्रोच की बात कर रहा है, यानी कि देखिए इस तरह के पिरामिड की बात कर रहा है यहाँ पर कि जो अप्रोच ली जाएगी वो इस तरह से शुरू होगी, नीचे स्तर से ऊपर की ओर जाएगी, निचले स्तर से यहाँ पर ऊपर की ओर ऐसे बढ़ती चली जाएगी। तो क्या होगी, बॉटम से अप अप्रोच ये जो है प्रतिबद्ध करेगा, अपनाएगा। स्पष्ट हो गया? आइए अपने कथनों को समझते हैं तो शायद हम बेहतर समझ पाएंगे। देखिए यह मरुस्थलीकरण एवं सूखे के प्रभाव को दूर करने हेतु एकमात्र बाध्यकारी अभिसमय है। देखिए ये बहुत बड़ा शब्द है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एकमात्र बाध्यकारी अभिसमय है। यदि आप अच्छे से इकोलॉजी को अपने पढ़ रहे होंगे तो उसमें देखिए कुछ अभिसमय हमारे विश्व में ऐसे बनाए गए हैं जो बाध्यकारी हैं। जरूरी है बाध्यकारी भाई, वरना कोई कहेगा हम इसको फॉलो नहीं करेंगे, कोई कहेगा हम इसको फॉलो करेंगे, कोई बोलेगा वो डिनाई कर देंगे। तो क्या है, ये बाध्यकारी है, सबको करना ही पड़ेगा ये फॉलो। तो क्या है, सभी देशों को, तो मरुस्थलीकरण एवं सूखे प्रभाव को दूर करने के लिए एकमात्र बाध्यकारी अभिसमय है। ये पूरी तरह से करेक्ट है। जितने भी बाध्यकारी अभिसमय हैं, जो थोड़े ही है बाध्यकारी, उसमें से एक हमारा UNCCD भी एक उसमें से बाध्यकारी अभिसमय हो जाता है। कथन पूरी तरह स्पष्ट हो गया है। दूसरा कह रहा है इसे मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 1972 के तत्वाधानों में अपनाया गया था। देखिए ऐसे प्रश्नों में फैक्ट दिया गया है, फैक्ट देंगे ही देंगे। तो इसमें कब लाया गया था, यहाँ पर कह रहे हैं 1972 के तहत इसको लाया गया था। हो सकता है यहाँ पर ये फैक्ट हो तो चेंज कर दिया गया हो, गलत दे दिया गया हो, जैसे कि यहाँ किया गया है कि UNCCD को 1972 के तत्वाधान में नहीं बल्कि 1974 में इसको अपनाया गया था। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, मरुस्थलीकरण का मुकाबला करने के लिए संयुक्त राष्ट्र अभिसमय यानी कि UNCCD में 1994 में पृथ्वी सम्मेलन 1992 के तहत अपनाया गया था। ठीक है, पृथ्वी सम्मेलन 1992 के तहत अपनाया गया था। वापस से अपने प्रश्न पे आइए। तो बोल रहे हैं कि गलत है भाई, समझ आ गया, क्योंकि 1994 की बात की गई, 1972 में तो अपनाया ही नहीं गया था। तो यहाँ पर हमारा ये कथन गलत हो जाता है। तीसरा कथन कहता है कि भूमि क्षरण तटस्थता की प्राप्ति हेतु UNCCD के COP15 में द लैंड, इसके बाद द लैंड फॉर लाइफ कार्यक्रम को अपनाया गया था। देखिए यहाँ पर ऐसी चीज़ों में कहाँ पर फैक्ट चेंज करेगा, जैसे हो सकता है यहाँ पर भूमि क्षरण तटस्थता की जगह कुछ और आपको शब्द दे दे। यहाँ पर ये तो सही बात है कि UNCCD के लिए COP तो कोई था जिसमें द लैंड फॉर लाइफ कार्यक्रम को अपनाया गया था, लेकिन वो COP15 नहीं बल्कि वो COP क्या था, 10 था। वो COP कौन सा था, 10 था, COP 10 था। तो देखिए सिर्फ COP15 लिखकर पूरा स्टेटमेंट चेंज
चेंज कर दिया और हमें यहाँ पर भटकाने की कोशिश की गई है। एग्जामिनर भी आपके साथ ये करेगा, तो हमें भटकना नहीं है, हम तो अच्छे से लर्न करके आए, अच्छे से चीज़ों को समझ करके आए हैं, तो हमारा ये कथन यहाँ पर गलत हो जाता है। पूछ रहे हैं उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है, तो अब देख लीजिए कौन से कथन सही है। इसका ऑप्शन ए यानी कि केवल एक कथन जो है वो पूरी तरह से करेक्ट हो जाता है, बाकी के ऑप्शंस इसमें गलत दिए गए हैं। देखिए कैसे यहाँ पर अभी समय जैसा एक प्रश्न आया है, कैसे वहाँ पर स्टेटमेंट चेंज कर दिया गया, कैसे वहाँ पर नई चीज़ें ऐड ऑन कर दी गई, जैसे 1972 बोल दिया, किसके लिए है, बाध्यकारी, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें तो हमें यहाँ पर ध्यान देना होता है कि एक्चुअल में बाध्यकारी है या नहीं, या फिर ऐसे ही एक्सट्रीम बात कर रहा है यहाँ पर, तो हम पढ़ के जाएंगे तो हमसे गलती नहीं होगी। अच्छे से अभ्यास करते रहिए अपना निरंतर। ये आपको समझ आ गया, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। तो इसी के साथ आप सबसे मैं यहाँ पर अलविदा कहती हूँ और सभी से आशा करती हूँ आप अच्छे से इन वीडियो को देख रहे होंगे। चाहते हैं तो अपने नोट्स बना लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, बेहतर होगा इनको रिवाइज करते रहिए, क्योंकि रिवीजन नहीं करेंगे तो फिर मुश्किल होगा एंड में एग्जाम्स के टाइम पर। तो इसको रिवाइज करते रहिए, हमारी वीडियोस को लाइक करते रहिए, अपने दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि आपके साथ साथ कई और लोग इसका लाभ उठा सकें। और इसी के साथ आप सबसे मैं गुड बाय कहती हूँ। शुक्रिया।